हेलो नमस्कार आप सभी को। तो आज हमारा वंशागति के आणविक आधार मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए का पैकेजिंग किस तरह से होता है, प्रोकैरियोटिक में किस तरह से होता है, यूकैरियोटिक में किस तरह से होता है। डीएनए के खोज से संबंधित अलग अलग हमने एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। जैसे हम पढ़े थे किसके बारे में, ग्रिफ्थ साहब के बारे में, उन्होंने 1928 में बताया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। मैक्लियोड, मैकार्टी एंड एवरी साहब 1944 में अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने बताया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उन्होंने कुछ एंजाइम का यूज कर लिया था, जैसे कि डीएनएज हो गया, प्रोटीएज हो गया, उसके बाद आरएनएज हो गया। देन फाइनली 1952 में हर्सी और चेज साहब क्या बताए थे, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। उससे पहले 1933 से 1944 तक सब यही मानते रहे थे क्या, कि प्रोटीन ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। हर्सी और चेज साहब आए और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से बताया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ना कि प्रोटीन कोड। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। तो आज हमारा पार्ट 3 है। आज हम लोग जेनेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। हम लोग जानेंगे क्या होता है जेनेटिक मटेरियल का, क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। हम जानेंगे डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे आरएनए वर्ल्ड, आरएनए के बारे में पूरे डिटेल पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे डीएनए के बारे में, किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है, किस तरह से ट्रांसलेशन होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग लेक्चर देखे होंगे। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से आपको पढ़ना, क्योंकि आपका एग्जाम डेट भी आ गया है। जो क्लास 12th में है उनका शायद 2 फरवरी से एग्जाम होगा, और जो 10th में है 17 फरवरी से एग्जाम होगा। अभी आप लोग को पढ़ना है और पढ़ने पर ध्यान देना है, क्योंकि अभी आपका बोर्ड का एग्जाम है। अगर आप अच्छे से मेहनत करिएगा, बोर्ड में अच्छा मार्क आएगा। साथ साथ इसी बहाने आप पढ़ भी लीजिएगा, तो आपका नॉलेज भी इनहांस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। आइए सुनिएगा, हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, अनुवांशिक पदार्थ के गुण, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब पृथ्वी पर जीव इवॉल्व होना शुरू हुआ था, यानी कि जब पहली बार जीव आया था, तो उस समय जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए था, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आरएनए रिप्लेस हो गया किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा। यानी कि आरएनए पहले जेनेटिक मटेरियल था, बाद में डीएनए जेनेटिक मटेरियल रिप्लेस कर दिया इसको। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि आरएनए क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसमें जो सेकेंड कार्बन होता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, OH समूह पाया जाता है, जिसके कारण वो अधिक रिएक्टिव होता, अनस्टेबल नहीं होता। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के साथ साथ इसके अलावा और भी काम करने लगा था, जैसे कि कैटालिक स्ट्रक्चर हो गया, कैटालिक फंक्शन हो गया, स्ट्रक्चर रोल हो गया। तो हम पढ़ेंगे आगे किस तरह से आरएनए को रिप्लेस कर दिया गया डीएनए के द्वारा। ताकि हम लोग पढ़ते हैं पहले जेनेटिक मटेरियल का क्या क्या गुण होना चाहिए। आइए ध्यान से सुनिएगा, वेयर इज मार्क कर। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू क्या कर रहे हैं, अनुवांशिक पदार्थ के गुण से। आइए सुनिएगा ध्यान से, जेनेटिक मटेरियल का क्या क्या गुण होना चाहिए। हम पूरा कोशिश करेंगे आपको धीरे धीरे पढ़ाने का, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, या अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कंपटीशन में भी काम आएगा, बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। जैसे डीएनए और आरएनए में अंतर भी पूछा जा सकता है आपसे मैक्लियोड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट पूछा जा सकता है। आज हम पढ़ाएंगे एक और आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम में पूछा गया है, मेसलसन और एस्टल का एक्सपेरिमेंट। तो हम आगे पढ़ेंगे, पहले ये सुनिएगा। देखिएगा जेनेटिक मटेरियल का क्या क्या गुण होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का गुण क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखे, संरचनात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए, यानी कि स्टेबल होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या लिखे, रासायनिक रूप से स्थिर होना चाहिए। रासायनिक रूप से मतलब क्या, अधिक रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, तब उसको हम जेनेटिक मटेरियल मानेंगे। उसके बाद तीसरा क्या लिखे, यह प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो। प्रतिकृति माने होता है टू कॉपी बनाने में। डीएनए रेप्लिकेशन हम पढ़ेंगे किस तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो प्रतिकृति मतलब सिंपल समझिएगा कि अपने जैसा एक कॉपी बना लेना। जैसे ये देखिए लाल मार्कर है, अगर इसमें रेप्लिकेशन होगा तो ठीक अपने जैसा क्या करेगा, एक और मार्कर बना लेगा। इसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं, यानी कि टू कॉपी कर देना। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, इसमें उत्परिवर्तन की अनुमति होना चाहिए, लेकिन धीमी दर से। जबकि आरएनए में क्या हो रहा था, जो म्यूटेशन हो रहा था बहुत फास्ट हो रहा था, जिसके कारण जो है स्टेबल ऑर्गेनिज्म नहीं बन पा रहा था। तो जो डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है, उसमें उत्परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन कैसा, धीमी दर से होना चाहिए। इसलिए डीएनए जो है आरएनए को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आरएनए में म्यूटेशन होता है लेकिन कम दर से। अब ये मत पूछ लीजिएगा तो उत्परिवर्तन क्या होता है। हम लोग जब 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोग पूरे डिटेल में उत्परिवर्तन को पढ़े हैं, इससे क्या क्या संबंधित रिलेटेड बीमारी था ये भी हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग जानते हैं उत्परिवर्तन क्या होता है, जेनेटिक कंस्टिट्यूट, यानी कि आनुवांशिक संयोजन में अचानक से जो परिवर्तन आ जाता है उसी को हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। चलिए आगे, उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, यह मेंडेलियन वंशागति पैटर्न को स्वयं, मेंडेलियन वंशागति पैटर्न में स्वयं को प्रसारित करने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण का स्थानांतरण हो रहा है वो मेंडेलियन के वंशागति पैटर्न से होना चाहिए। हम लोग मेंडल बाबा को पूरे बढ़िया से पढ़ लिए, इसका क्या क्या नियम था ये सब हम पढ़ के खत्म कर लिया।
तो ये याद रखिएगा, ये क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल का गुण होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है, बताइए आनुवांशिक पदार्थ का गुण क्या क्या होना चाहिए। तो एक बार फिर से देख लीजिए, संरचनात्मक रूप से अस्थिर होना चाहिए, यानी कि जो स्ट्रक्चरल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। रासायनिक रूप से स्थिर होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। यह प्रतिकृति बनाने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि अपन टू कॉपी बना सके। इसमें उत्परिवर्तन की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन विकास के धीमी दर से। पांचवा क्या लिखे, मेंडेलियन वंशागति पैटर्न में स्वयं को प्रसारित करने में सक्षम हो। तो ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का गुण होता है। अब याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, डीएनए वर्सेस आरएनए। आइए ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछेगा बताइए डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, डीएनए और आरएनए जो होता है, ये दोनों क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अधिकतर जीव में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसा कि हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके, जैसे कि पोलियो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, एचआईवी वायरस हो गया, ये सब में क्या होता है, आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। तो आइए आसान है, आप समझ जाइएगा। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, सबको पता है। जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोज मतलब क्या, डी मतलब रिप्लेसेबल, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, यानी कि जो पेंटोज शुगर है उसमें सेकेंड नंबर कार्बन पर हम देखे थे कि ऑक्सीजन नहीं पाया जाता था। जबकि राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसलिए ये क्या होता है, डीएनए स्टेबल होता है, क्योंकि इसके सेकेंड नंबर कार्बन पर क्या होना चाहिए, सेकेंड नंबर कार्बन पर क्या होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, जिसके कारण ये ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होता और स्टेबल भी होता है। जबकि आरएनए में याद रखिएगा, इसमें कौन सा शुगर पाया जाता है, राइबोज शुगर पाया जाता है, यानी कि इसमें जो सेकेंड कार्बन पर होगा ऑक्सीजन, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। चलिए उसके बाद याद रखिएगा, जो डीएनए होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि द्विकुंडली वाला होता है। जबकि जो आरएनए होता है सामान्यतः क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है कुछ वायरसेस में, लेकिन आपको यहाँ याद रखना, जो आरएनए होता है जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए में जो बेस पेयर पाया जाएगा, क्या क्या पाया जाएगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। अगर जो बच्चा नहीं पढ़े पिछला लेक्चर तब पढ़ लीजिएगा। ए का मतलब होता है एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन, टी फॉर थाइमिन। तो नाइट्रोजनस बेसिस में क्या पाया जाएगा, एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तीनों तो सेम रहेगा, सिर्फ एक चीज बदल जाएगा, क्या, यूरासिल। इसी के चलते क्या होता है, आरएनए अधिक रिएक्टिव और अनस्टेबल भी होता है, ये थाइमिन। जबकि इसमें क्या होता है, थाइमिन उपस्थित होता है, इसके वजह से भी ये स्टेबल होता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए नाइट्रोजन बेस डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, आरएनए में क्या क्या पाया जाता है। ये आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि जो डीएनए में नाइट्रोजनस बेस है वो कौन सा ऐसा बेस है जो आरएनए में नहीं पाया जाएगा। तो याद रखिएगा थाइमिन। बस तीन को तो सेम है, देखिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन इसमें भी है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन इसमें भी है। जो यहाँ आ गया क्या, थाइमिन, यहाँ आ गया यूरासिल। ठीक, उसके बाद देखिए क्या लिखा, यह अधिक स्थिर होता है, स्टेबल होता है, इसलिए आरएनए रिप्लेस हो गया डीएनए के कारण। यह कम स्थिर होता है। उसके बाद लिखे कि जो डीएनए होता है ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है और ये हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन का संग्रहण करता है। मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण का स्थानांतरण होता है, उस गुण को कौन स्टोर करके रखता है, यही डीएनए स्टोर करके रखता है। जबकि आरएनए का जनरली क्या काम होता है, सामान्यतः प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। फिर से सुनिएगा, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होगा कुछ वायरसेस में, लेकिन हमको सामान्यतः याद रखना जो आरएनए होता है वो प्रोटीन बनाने में मदद करता है और डीएनए क्या करेगा, ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, ये हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को संग्रह करता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अनुवांशिक पदार्थ का गुण डीएनए और आरएनए समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग समझना शुरू करते हैं आरएनए वर्ल्ड के बारे में। आइए ध्यान से सुनिएगा, इजी टॉपिक है, आसान भी है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप आसानी से समझ जाइएगा। आइए हम लोग जानते हैं आरएनए वर्ल्ड के बारे में। जब पृथ्वी पर जीव बना था पहली बार, तो आरएनए ही क्या था, जेनेटिक मटेरियल था। हम जानेंगे कि किस तरह से आरएनए को रिप्लेस कर दिया डीएनए, यानी कि बाद में डीएनए क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल, अधिकतर जीव में, कुछ वायरसेस को छोड़ करके। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा होगा वो भी अगर आप यहाँ से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम कुछ कुछ बेसिक लिख दिए हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस पाया जाएगा, कौन सा शुगर पाया जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखे हैं, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाएगा, राइबोज शुगर पाया जाएगा। राइबोज शुगर जब पाया जाएगा मतलब क्या, जो सेकेंड नंबर का कार्बन होगा वहां पे OH उपस्थित होगा। जबकि हम लोग देखे थे डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक में क्या था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में जो सेकेंड नंबर का कार्बन था वहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट था, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोले थे, डीऑक्सी, डी मतलब रिप्लेस है, रिप्लेस। तो याद रखिएगा आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाएगा। इसमें जो नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है वो कौन कौन सा पाया जाएगा, एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा, यूरासिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल।
एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, ये डीएनए आरएनए दोनों में सेम रहता है, सिर्फ बदल क्या जाता है यूरासिल। डीएनए में यूरासिल के बदले क्या जाता है, थायमिन आ जाता है, और यहाँ पे यूरासिल आ जाता है। आगे हम लिखे हैं कि जब पृथ्वी पर जीव इवॉल्व हुआ था, पहली बार आया था, तो उस समय आरएनए क्या था जी, अनुवांशिक पदार्थ था। ये क्या करता था, आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को संग्रहित कर सकता है और अभी भी करता है। कुछ विषाणु में अभी भी आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। देखिए जैसे एग्जांपल में लिख दिए हैं, कुछ वायरस में जैसे कि आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। एग्जांपल में एचआईवी वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, इस सब में अभी भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है। नीचे हम लिखे हैं कि आखिर आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्यों नहीं रहा, इसमें क्या गड़बड़ी था कि आरएनए को रिप्लेस कर दिया गया डीएनए के द्वारा। तो आइए हम समझते हैं इसके बारे में। देखिए क्या लिखे हैं, आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्यों नहीं रहा। तो आइए देखते हैं क्यों नहीं रहा। सबसे पहले देखिए क्या लिखे, आरएनए बहुत अनस्टेबल होता है, यानी कि इसमें जो पाया जाता है यूरासिल पाने की वजह से ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जबकि डीएनए में क्या पाया जाता है, यूरासिल के बदले में थायमिन, जिसके कारण वो स्टेबल होता है। और भी रीजन है, जैसे इसमें आप देखते हैं कि जो सेकेंड नंबर का कार्बन है वहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसके कारण ये रिएक्टिव भी होता है, इसलिए ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में नहीं रहा। जबकि डीएनए में क्या होता है, सेकेंड नंबर कार्बन पर O नेगेटिव यानी कि वो एब्सेंट होता है, जिसके कारण वो रिएक्टिव नहीं होता और वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में अच्छा काम करता है, ठीक है। तो पहला बात क्या लिखिए, याद रखिएगा, आरएनए बहुत ही अनस्टेबल है। उसके बाद क्या लिखे हैं, आरएनए में म्यूटेशन बहुत तेजी से होता है। म्यूटेशन जानते हैं क्या होता है, उत्परिवर्तन, यानी कि अनुवांशिक संयोजन में होने वाली अचानक से परिवर्तन को या बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन। हम लोग म्यूटेशन 5वां चैप्टर में डिटेल में पढ़ लिए हैं। तो आरएनए में जो म्यूटेशन होता तो बहुत तेजी से होता था। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, आरएनए में रिपेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, यानी कि आरएनए खुद को रिपेयर नहीं कर सकता, जबकि डीएनए खुद को रिपेयरिंग कर सकता है। हम पढ़ेंगे आगे, डीएनए पॉलीमरेज की मदद से वो क्या करता है, खुद को रिपेयर भी कर सकता है। आरएनए में क्या होता है, रिपेयरिंग कैपेसिटी नहीं होता है, और आरएनए सामान्यतः सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जिसके वजह से इसमें रिपेयरिंग मैकेनिज्म नहीं होता है। जबकि डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। कुछ वायरस में आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन जनरली आप याद रखिएगा जो आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जिसके कारण इसमें जो रिपेयरिंग मैकेनिज्म होता है वो एब्सेंट होता है। चलिए आगे देखिए, चौथा नंबर में क्या लिखे हैं, आरएनए ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। ये कह रहा है कि आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के साथ साथ और काम भी करने लगा था। देखिए क्या लिखे हैं, आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज के अलावा कैटेलिटिक उत्प्रेरक के रूप में काम करने लगा और संरचनात्मक। उत्प्रेरक समझते हैं क्या होता है, कैटेलिटिक हमसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे। कैटेलिटिक क्या होता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। और संरचनात्मक मतलब क्या होता है, संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल, कुछ बनाएगा। यानी कि जो आरएनए था ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के साथ साथ और भी काम करने लगा। ये तो गड़बड़ बात है। जैसे आप लोग बाहर रह के पढ़ रहे होंगे या घर पे ही पढ़ रहे होंगे, आपको भी माता पिता बोले हैं कि पढ़ना है, बोर्ड का एग्जाम अच्छे से पढ़ाई करना है, और अब पढ़ाई लिखाई के अलावा भी और कुछ करने लगेगा, जैसे दोस्त के साथ फालतू का घूमने जाने लगेगा, मोबाइल अधिक देखने लगेगा, तो उससे क्या होगा, आपका पढ़ाई इफेक्टेड होगा। फिर पिताश्री बोलेंगे, अगर पिताश्री को पता चल जाएगा तो बोलेंगे, अगर आप बाहर रह रहे हैं तो बोलेगा आ जाओ बेटा, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई होने वाला है, नहीं तो आके घरे पर खेती उती करो आराम से। अगर लड़की है, अगर आप सही से पढ़ाई नहीं करिएगा, मोबाइल देखते रहिएगा, मम्मी बोलेगी काहे मोबाइल देख रही है, आके बर्तन साफ कर दो। तब पढ़ाई लिखाई के अलावा भी अगर कुछ करने लगेगा तो क्या होगा, आपके माता पिता श्री गुस्सा हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से आरएनए क्या था, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के साथ साथ और काम करने लगा था, जिसके कारण आरएनए अच्छा जेनेटिक मटेरियल के रूप में नहीं माने जाने लगा। और आरएनए किसके द्वारा रिप्लेस हो गया, डीएनए के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर यहाँ देखिए हम लिखे हैं कि ये उत्प्रेरक और स्ट्रक्चर यानी कि कैटेलिटिक और स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। इसका मतलब क्या होता है ये हम समझाते हैं आपको। आरएनए हम बोल रहे हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो स्टोर करबे करेगा ही पगलवा, उसके अलावा ये कैटेलिटिक रोल प्ले करने लगा और स्ट्रक्चरल रोल प्ले करने लगा। कैटेलिटिक रोल कहने का मतलब उत्प्रेरक भूमिका किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को घटाता या बढ़ाता, उस चीज को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं यानी कि कैटेलिटिक कहते हैं। ये आरएनए जो था एंजाइम की तरह भी काम करने लगा। हम जानते हैं हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप का एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है और अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को कराता है। तो ये जो आरएनए था ये एंजाइम की तरह भी काम करने लगा, जिसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम का एक एग्जांपल है पेप्टिडाइलेज ट्रांसफरेज। ये क्या करता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। यानी कि जो आरएनए से प्रोटीन बनेगा जिसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, पढ़ेंगे आगे डिटेल में। जो आरएनए से प्रोटीन बनेगा जिसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, उस दौरान जो रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम चाहिए वो आरएनए ही देने लगा। कौन सा जी, ये राइबोसोम जिसको कहते हैं, जैसे कि पेप्टाइल ट्रांसफेरेज। तो ये देख रहे हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के साथ साथ ये रासायनिक अभिक्रिया को भी करा रहा है। उधर लिखे हैं स्ट्रक्चरल रोल।
स्ट्रक्चरल रोल मतलब क्या, ये आरएनए का एक प्रकार होता है आरआरएनए, जैसा हम देखें राइबोसोमल आरएनए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आरएनए का प्रकार भी। तो स्ट्रक्चरल रोल कहने का मतलब देखिए क्या लिखे, राइबोसोम का एक बड़ा हिस्सा आरएनए से बना होता है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए से बना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे, या आरएनए ही राइबोसोम की बुनियादी संरचना बनाता है जिस पर प्रोटीन जमा होता है। यानी कि स्ट्रक्चरल रोल में यह क्या करेगा, जो राइबोसोम होता है जिसको हम जानते हैं कि जिसको हम प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस वही होता है। ये जो आरआरएनए है ना, आरएनए का ही एक टाइप होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, उसी से वो बना होता है और उसी पर क्या होता है, प्रोटीन जमा होता है। तो हम देख रहे हैं कि आरएनए, ये जो आरएनए होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ और काम भी करने लगा। एक काम करेगा तब नहीं ये स्टेबल होगा। अब जैसे डीएनए, तो डीएनए का काम है सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा, दिमाग अगर स्टेबल रहेगा। ये सब आप पढ़ रहे हैं, पढ़िएगा कम, रील देखिएगा ज्यादा, मोबाइल देखिएगा ज्यादा, इधर उधर के बात में रहिएगा, केकर से चक्कर चल रहा है, फल्लमा फल्लमी से फसल है, फल्लमी फल्लमा से फसल है, फिर आपका दिमाग क्या होगा, स्टेबल होगा, दिमाग में वही सब चलते रहेगा, पढ़ने में आपको मन नहीं लगेगा। तो आरएनए क्या कर रहा था, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा था, बाकी वो सब काम करने लगा। तो डीएनए इसको रिप्लेस कर दिया, बोला भाई साहब तोरा से सब काम होने वाला नहीं है, तुम जाओ दूसरे के बारे में पता करते रहो, हम तो अपना काम करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करेंगे। तो डीएनए क्या हो गया, सभी जीव में जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करने लगा। तो यहां तक लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं आरएनए का प्रकार। आइए पहले इसको छाप लीजिए, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, याद रखिएगा ये सब जो भी हम पढ़ाए हैं आरएनए वर्ल्ड के बारे में बेसिक से पढ़ा दिए हैं, क्या होता नहीं होता, आरएनए को हम क्यों नहीं जेनेटिक मटेरियल के रूप में रहा ये भी देख लिया हम लोग, क्योंकि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के साथ साथ बाकी काम भी करने लगा। अब आइए इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं आरएनए का प्रकार। आइए छाप लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आरएनए का प्रकार। आइए ध्यान से सुनिएगा। आरएनए का मुख्यतः 3 प्रकार होता है, हमको बस 3 ही के बारे में पढ़ना। कौन कौन सा पढ़ना, हमको एमआरएनए के बारे में पढ़ना, हमको टीआरएनए के बारे में पढ़ना, हमको आरआरएनए के बारे में पढ़ना। आइए ध्यान से सुनिएगा, हमको किस किस के बारे में पढ़ना है, एमआरएनए के बारे में, टीआरएनए के बारे में और आरएनए के बारे में। इसके अलावा भी 10 से 11 टाइप का होता है आरएनए, हमको उसके बारे में नहीं जानना। थोड़ा बहुत हम लोग ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे तो हम आपको बता लेंगे कुछ कुछ के बारे में। आइए ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बताइए एमआरएनए का अलग अलग प्रकार, सॉरी आरएनए का अलग अलग प्रकार, तो आप कहिएगा कि मुख्यतः आरएनए का 3 प्रकार है। देखिए यहाँ लिखे हैं कि आरएनए के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से आपको लिखना है, एमआरएनए के बारे में, टीआरएनए के बारे में और आरआरएनए के बारे में। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। चलिए सबसे पहले आइए हम जानते हैं एमआरएनए के बारे में। एमआरएनए का पूरा नाम क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। इसको हम लोग संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। संदेशवाहक मतलब क्या, मैसेंजर, संदेशवाहक, नाम से पता चल रहा है। आप लोग से ज्यादा बेटर कौन ही जानते होंगे। आप लोग जो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट का मैसेज भेजते हैं, किसके थ्रू भेजते हैं, मैसेंजर के थ्रू ही भेजते हैं। तो मैसेंजर आरएनए का क्या काम होता है, हम जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। जो डीएनए से जो आनुवांशिक सूचना होता है राइबोसोम तक पहुंचाता है, कौन, ये एमआरएनए, तब जाके आगे प्रोटीन बनेगा। तो देखिए क्या लिखे हैं कि डीएनए से आनुवांशिक सूचना को राइबोसोम तक पहुंचाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अगला लिखे कि प्रोटीन संश्लेषण में टेम्पलेट का काम करता है। टेम्पलेट समझते हैं आप लोग, नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए, आगे हम आपको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे होंगे। टेम्पलेट मतलब क्या होता है, जैसे ये देखिए ये है ओरिजिनल मार्कर है, ठीक, तो इसके बाद देखकर हम सेम एक और मार्कर बनाना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, टेम्पलेट हो गया, जिसको देख करके हम इसी के जैसा एक और मार्कर बनाना चाह रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट कहेंगे। ठीक उसी तरह से प्रोटीन संश्लेषण के दौरान ये क्या करता है, टेम्पलेट का काम करता है, यानी कि उस एमआरएनए को सेंस करके, यानी कि देख करके प्रोटीन का निर्माण होगा, उसके कोडोन को पढ़ करके क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। तो प्रोटीन संश्लेषण में टेम्पलेट का काम करता है। उसके बाद देखिए क्या लिखिए, यह सबसे लंबा आरएनए का प्रकार होता है। कितना होता है, 5 से 10%। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बताइए सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए कौन सा है, तो आप याद रखिएगा आरआरएनए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। 80 से 85% होता है, सबसे ज्यादा वही होता है। तो सबसे लंबा आरएनए का प्रकार होता है, और ये इसका टोटल अमाउंट कितना होता है, एमआरएनए का 5 से 10%। समझ गए। यहां जो थोड़ा बहुत बच जाएगा, जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां आपको पूरे इस तीनों एमआरएनए के तीनों आरएनए के बारे में पूरे क्लियर हो जाएगा। अब आइए इधर देखिए क्या लिखे, टीआरएनए, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, राइबोसोम पर एमिनो एसिड लाकर एमआरएनए के कोडोन से मिलाता है। जैसा भी हम आपको बताएं कि उसका कोडोन देख करके क्या करेगा, पढ़ेगा और प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ये राइबोसोम पर एमिनो एसिड ला करके, हम जानते हैं ढेर सारा एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनता है, एमिनो एसिड ला करके क्या करेगा, एमआरएनए के कोडोन से मिलाएगा और फाइनली क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। अगर आपको यहाँ थोड़ा सा बहुत भी समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पूरे डिटेल में हम
समझिएगा कि किस तरह से प्रोटीन का निर्माण होता है। अभी आपको जैसे लिखा है बस इसी तरह से याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखे, इसे हम एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। कुछ नहीं जानना क्या होता है एडेप्टर, ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, सिंपल याद रख लीजिएगा। इसे हम लोग एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। सबसे छोटा आरएनए का प्रकार होता है कौन, टीआरएनए। इसका अमाउंट कितना होता है, 10 से 15% होता है। तीसरा लिखे आरआरएनए, इसका पूरा नाम क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का क्या काम होता है, राइबोसोम का मुख्य संरचनात्मक हिस्सा होता है, यानी कि यही क्या करेगा, राइबोसोम का सिंथेसिस करेगा, राइबोसोम बनाएगा जिसपे प्रोटीन का निर्माण होगा। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, या प्रोटीन संश्लेषण के लिए पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। इसे हम पहले तुरंत पढ़े थे कि जो आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है, यानी कि राइबोसोम को बनाएगा जिसपे प्रोटीन बनेगा। तो लिखे क्या, यह प्रोटीन संश्लेषण में पेप्टाइड बॉन्ड भी बनाता है। और क्या लिखे हैं, यह सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए है। सबसे अधिक कितना पाया जाता है, इसका अमाउंट कितना, 80 से 85%। एक बार जगह बताइए आरएनए का अलग अलग कौन सा प्रकार होता है। तो आपको कहना कि आरएनए का मुख्यतः 3 प्रकार होता है, 10-11 प्रकार और होता है, उसको हमको नहीं पढ़ना है। ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आपको हम पढ़ा देंगे। तो 3 प्रकार कौन कौन सा होता है, पहला होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। तीसरा क्या होता है, आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। तो ये 3 प्रकार का होता है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाएगा, याद रखिएगा आरआरएनए। कितना पाया जाएगा, 80 से 85%, जबकि ये देखिए 5 से 10% पाया जाता है, और ये टीआरएनए 10 से 15%। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका, आगे भी पूछने का चांस है, तो आप याद रखिएगा। आरएनए वर्ल्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, आरएनए क्या होता है, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, उसमें कौन सा शुगर पाया जाता है, आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्यों नहीं रखा गया, ये भी हम जान लिए। हम आरएनए का अलग अलग प्रकार भी जान लिए। आरआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, आरआरएनए होता है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। इसको लिख लीजिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, छाप लीजिए। आइए अब हम लोग समझते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन का अर्ध संरक्षी मॉडल। आइए ध्यान से सुनिएगा क्या होता है, आसान टॉपिक है, आप समझ जाइएगा। डीएनए का खोज हम जानते हैं, जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का खोज है 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक साहब किए थे। उसी समय उन्होंने बताया था 1953 में ही कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, हम जानते हैं डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो जो वाटसन और क्रिक साहब थे 1953 ईस्वी में, इन्होंने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। उसके बाद 1958 ईस्वी में मेसल्सन और एस्टाल नाम का साइंटिस्ट आया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि डीएनए जो होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, ये क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव। आइए हम एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, अब समझ जाइएगा। आइए ध्यान से सुनिएगा, हम लोग पढ़ना क्या शुरू किए हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए प्रतिकृति का अर्ध संरक्षी मॉडल। सिंपल आपसे पूछा जाएगा, बताइए डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव होता है या डिस्पर्सिव होता है। तो आप याद रखिएगा क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि अर्ध संरक्षी होता है। ठीक है, अर्ध संरक्षी डीएनए प्रतिकृति मॉडल का जो खोज है, यानी कि जिसके बारे में बताया था 1953 ईस्वी में, क्या बताया था, ये फ्रांसिस क्रिक और वाटसन बताया था, यानी कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक बताया था। लेकिन इसके पास देखिए क्या लिखे, लेकिन इसके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, 1958 ईस्वी में 2 साइंटिस्ट आए, मेसल्सन और एस्टाल नाम का साइंटिस्ट आया। इन्होंने अपने प्रयोग से साबित किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब से क्वेश्चन यहां से किस तरह से पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव होता है या डिस्पर्सिव होता है, या नन ऑफ दिस। तब क्या बताइएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। दूसरा क्वेश्चन कि डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में किन्होंने सबसे पहले बताया, तो क्या बताया, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक बताया 1953 ईस्वी में, लेकिन इसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। दूसरा जो डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, इनको एक्सपेरिमेंट करके कौन प्रूव किया, मेसल्सन और एस्टाल नाम का साइंटिस्ट किया, इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा साबित किया। अब आइए हम जानते हैं कि ये सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है जी, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी मतलब क्या होता है, आधा, कंजर्वेटिव मतलब क्या, कंजर्व रहना, बच जाना, और मॉडल मतलब जो मॉडल ये दिया है। कुछ इस तरह से आप एग्जांपल समझिए, 2 भाई है मान चलिए, या 2 दोस्त है, कहीं शहर गया पढ़ने के लिए। 1 साल बाद जब लौट के आया तो देखा गया कि जो 2 दोस्त है उसमें एक दोस्त में कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ और दूसरा दोस्त में परिवर्तन हो गया। यानी कि जो दूसरा दोस्त है उसमें क्या परिवर्तन, जैसे मान चलिए वो अच्छा से बोलना सीख गया, बड़ों का रिस्पेक्ट करना सीख गया, उन्होंने कुछ पढ़ लिखा है, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया। तो क्या हुआ, एगो में चेंज हुआ, एगो जैसा का तैसा रह गया।
तो सेमी कंजर्वेटिव कहने का मतलब कि एगो जो जैसे ये मार्कर है, ठीक, जैसे मान चलिए ये दोनों मार्कर है, इससे आप नहीं समझ पाइएगा, जैसे अभी हम लड़का का एग्जांपल दिए उससे आप आसानी से समझ जाइएगा। तो दो दोस्त था, तो एगो में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, एगो में परिवर्तन नहीं हुआ। तब देखिए ये दोनों दोस्त का क्या होगा जी, रेप्लिकेशन, यानी कि टू कॉपी बनेगा गांव में। कुछ ऐसा लड़का होगा जो इस बढ़िया वाला जो दोस्त है, जो बढ़िया चीज सीख गया, इसका टू कॉपी करेगा, इसके जैसा बनना चाहेगा, सीखेगा। और कुछ दोस्त क्या करेगा, इसका जैसा बनना चाहेगा, जो कि कुछ नहीं सीख पाया है। तो सेमी कंजर्वेटिव ठीक उसी तरह से क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में दो स्टैंड होता है, हम जानते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये दोनों स्टैंड क्या होता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो ये दोनों आपस में क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। जैसे ये दो है ना, ये आपस में सेपरेट हो जाएगा। और ये जो एक स्टैंड है ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा, फिर ये दूसरा क्या करेगा, टेम्पलेट की तरह। ठीक उसी तरह से जैसे हम जो दोस्त का एग्जांपल दिए, ये मान चलिए बढ़िया वाला दोस्त है, ये गुड फ्रेंड है, और ये बैड फ्रेंड, मान चलिए कुछ नहीं सीखा, तो ये जो गुड फ्रेंड है ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा। किसके लिए, जो गांव का लड़का सब है। और इसी दोस्त को देखकर क्या होगा, नए का बच्चा इसे कुछ सीखना चाहेगा कि हमको भी इसी के जैसे बनना है। ठीक उसी तरह से ये बैड हुआ है, ये भी क्या करेगा, टेम्पलेट की तरह काम करेगा। यानी कि इसको भी देख के क्या होगा, कुछ लड़का बनना चाहेगा कि हमको इसी की तरह बनना है। तो यहाँ देखिए होगा क्या, सेमी कंजर्वेटिव कहने का मतलब कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो ये दोनों क्या होगा, सेपरेट होगा। हम डीएनए रेप्लिकेशन पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ समझना है। जब ये दोनों आपस में क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, तो देखिए ये अलग टेम्पलेट हो गया, ये अलग टेम्पलेट। टेम्पलेट का कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान चलिए ये मार्कर है, ठीक, इस मार्कर को देख के आपको सेम एक इसी के जैसा मार्कर बनाना है। तो ये क्या हो गया, इसके लिए टेम्पलेट का काम कर दिया। जो व्यक्ति इसको देख देख करके बनाएगा वो क्या हो गया, बनाने वाला, और ये क्या हो गया, उसका टेम्पलेट हो गया। टेम्पलेट मतलब क्या हुआ, अब कह सकते हैं रिफरेंस। इसको देख करके हम क्या करेंगे, ठीक इसी के जैसा मार्कर बनाएंगे। तब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या ए है, टी है, जी है, सी है, ठीक। ठीक उसी तरह से देखिए टी है, ए है, सी है, जी है, दोनों अलग हो गया। हेलिकेज एंजाइम की मदद से ये अलग होता है। अब देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, पेरेंटल ये डीएनए है, और ये भी पेरेंटल डीएनए। अब ठीक इसी के जैसा और बनेगा, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा ठीक इसी के जैसे आप बनेगा। और ये टेम्पलेट मतलब इसी को देख करके नया बनेगा। तो देखिए ए के सामने क्या लगेगा, टी लगेगा, टी के सामने क्या लगेगा, ए लगेगा, जी के सामने सी, और सी के सामने जी। ठीक उसी तरह से यहां भी होगा, टी के सामने क्या बोलेगा, ए लगेगा, ए के सामने टी लगेगा, सी के सामने जी लगेगा, जी के सामने सी लगेगा। तो देख रहे हैं यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है, ये जो 50% है ये तो पेरेंटल, और ये 50% क्या हुआ, न्यू स्ट्रेन बना है। तो सेमी कंजर्वेटिव मतलब समझे, एक बार फिर से बोल रहे हैं। सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या, कि जो डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है तो आधा जो डीएनए होगा ना वो पेरेंटल डीएनए होगा, और आधा नया स्ट्रेन बनेगा। यानी कि आधा कंजर्व हो गया और आधा फिर से नया बन गया। तो यहाँ जैसे आपको दिख रहा है, आपको हम फिर से बना के दिखाएंगे। आइए पहले इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, समझ जाइएगा। आइए ध्यान से सुनिए, अब ये फिर से सुनिएगा। हम समझ रहे हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल डीएनए रेप्लिकेशन है क्या। जैसा कि नाम से पता चल रहा, सेमी कंजर्वेटिव, अर्ध संरक्षित। इस समय होगा क्या, जो डीएनए का दो स्ट्रैंड होता है ना, वो एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होता है, यानी कि पूरक होता है। यानी कि अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ए है यहाँ तो ए के सामने टी ही लगेगा, टी के सामने ए ही लगेगा, जी के सामने सी लगेगा, सी के सामने जी लगेगा। ठीक है, आगे हम बोल रहे हैं कि जब हेलिकेज डीएनए को खोलता है, हेलिकेज एंजाइम डीएनए को खोलने का काम करता है। डीएनए रेप्लिकेशन में डिटेल में पढ़ा जाएगा, अभी हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता क्या है। तो जब डीएनए हेलिकेज की मदद से जब इसको आप खोलिएगा, देखिए जैसे मान चलिए जब इसको आप खोलिएगा ना तो ये वाई शेप का स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से। इसको हम लोग रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं, अभी नहीं जाएंगे उधर, कंफ्यूज आ जाइएगा फिर आप। तो जब डीएनए हेलिकेज की मदद से ये खुलेगा तो प्रत्येक पुराना स्ट्रैंड नया स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट की तरह काम करता है। देख रहे हैं, टेम्पलेट मतलब क्या, रेफरेंस। ये मार्कर है, इसके जैसा हम एक और बनाना चाहते हैं, ये क्या हो गया, टेम्पलेट हो गया। इसी को देख करके हम क्या करेंगे, दूसरा मार्कर तैयार कर देंगे। समझ रहे हैं, तो वही लिखें कि जब हेलिकेज डीएनए को खोलता है तो प्रत्येक पुराना स्ट्रैंड नया स्ट्रैंड के लिए मतलब टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, यानी कि उसको देख करके बनेगा नया स्ट्रैंड। ठीक है, आगे हम बोल रहे हैं कि इससे हर नए डीएनए में 50% पुराना, यानी कि 50% तो पेरेंटल होगा, जैसा भी हम यहाँ बना के दिखाते हैं, और 50% क्या होगा, नया हिस्सा हो जाएगा, यानी कि नया स्ट्रैंड बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। इधर हम आपको समझाते हैं, देखिएगा कुछ इस तरह से होगा। हम जानते हैं कि डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। आइए बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, बना दिए। अब हम बोले कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा, हेलिकेज एंजाइम आएगा तो इसको खोलेगा। देखिए ये अलग खुलेगा, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा,
ये अलग खुलेगा, ये अलग खुलेगा। अब देखिए यहां होगा क्या, खुल गया, खुल गया। तो ये देखिए ये दोनों क्या पेरेंटल डीएनए है। जब डीएनए हेलिकेज जाएगा, डीएनए को खोलेगा। हम डीएनए रेप्लिकेशन कराना चाह रहे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या, डीएनए का कॉपी बना रहे हैं, डीएनए से डीएनए बना रहे हैं। तब देखिए ये खुल गया। अब क्या होगा, ये जो है ये डीएनए जो नजर आ रहा है आपको, ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा। मतलब इसको देख करके फिर से एक नया स्टैंड बन जाएगा। देखिएगा दिख रहा है, तो ये हो गया न्यू स्टैंड, और ये क्या हो गया, पेरेंटल स्टैंड। पेरेंटल स्टैंड समझ पा रहे हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं। यहां देखिए जब ये डीएनए खुल गया तो आप देखिए 50% कैसा नजर आ रहा है, नया स्टैंड बनेगा। क्या देख करके, पुराना स्टैंड, पेरेंटल स्टैंड को देख करके टेम्पलेट की तरह जो काम कर रहा है, इसको पढ़ करके ये बनेगा। यानी कि अगर यहाँ ए लगल है तो यहाँ टी लगेगा, अगर यहाँ जी लगल है तो यहाँ सी लगेगा। ठीक उसी तरह से इसमें भी होगा। तो ये हो गया न्यू स्टैंड, ये हो गया पेरेंटल स्टैंड। ठीक इसी तरह से इसमें देखिए ये हो गया न्यू स्टैंड, ये हो गया पेरेंटल स्टैंड। तो देख रहे हैं 50% तो कंजर्व रह जा रहा, 50% पेरेंटल वाला ही रह जा रहा, और 50% नेका बन जा रहा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। हम एक बार और रिपीट कर देते हैं, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसका जो एक्सपेरिमेंट किया था ना मेसलसन और एस्टल साहब, वो आपसे पूछा जाएगा। बताइए मेसलसन और एस्टल के एक्सपेरिमेंट को आप बताइए, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा। हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए को आपको हम समझा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मतलब होता है आधा संरक्षित हो जाएगा, आधा कुछ नया बन जाएगा। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल 1953 ईस्वी में जेम्स वाटसन और क्रिक दिया था, लेकिन इसके पास कोई प्रूफ नहीं था। 1958 ईस्वी में मेसलसन और एस्टल्स नाम का साइंटिस्ट आया। इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा साबित किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, वो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है क्या है, तो हम बोले कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है उस समय हेलिकेज एंजाइम आएगा, इसको खोलेगा। डीएनए देखिए इस तरह से बर्न होता है, इसको खोलेगा। जब इसको खोलेगा, जब ये खुल जाएगा, आगे हम कुछ नहीं प्रोसेस पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको यहाँ ये समझना सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किस तरह से हम समझा रहे हैं आपको। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे पूरे डिटेल पढ़ेंगे। तो जब इसको हेलिकेज एंजाइम खोलेगा ना, तो ये देखिए अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। जैसा हम यहाँ अलग करके दिखाए थे, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ब्लैक कलर का पेरेंटल वाला हो गया। तो ये पेरेंटल 50%, ये भी पेरेंटल 50% ब्लैक कलर का। इस पे क्या होगा, इसी पेरेंटल स्ट्रैंड के देख करके, यानी कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, इसको देख करके सेम एक और कॉपी बनेगा, जेकरा हम क्या कहते हैं, न्यू स्ट्रैंड या डॉटर स्ट्रैंड कह लेते हैं। तो 50% पेरेंटल रह गया और 50% नहीं का बन गया। यहाँ देख रहे हैं 50% संरक्षित और 50% दोसर बन गया। इसी को हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मोड कहते हैं। देखिए आगे वही लिखा कि जब हेलिकेज डीएनए को खोलता है तो प्रत्येक पुराना स्ट्रैंड नया स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है। नया स्ट्रैंड के लिए, नया स्ट्रैंड के लिए किसके लिए तरह काम करता है, टेम्पलेट। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं टेम्पलेट को आप रोल मॉडल। जैसे दो दोस्त का एग्जांपल दिया ना, एक दोस्त में बढ़िया गुण आ गया था, जैसे ये देखिए मार्कर है, ये ललका में बढ़िया गुण आ गया, ब्लैक वाला में खराब का गुण है। ये हो गया ललका मार्कर जेकरा में बढ़िया गुण है, ये हो गया एकरा में हो गया खराब का गुण। तो ये जो है गांव में जाके टेम्पलेट की तरह काम करेगा, यानी कि इसको देख करके और लड़का इसके जैसा बनना चाहेगा। ठीक उसी तरह से ये भी क्या करेगा, टेम्पलेट की तरह काम करता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि खाली अच्छे लड़का के बाहुबली चलेगा। अच्छा लड़का को देख करके अच्छा बनना चाहेगा, बुरा को बुरा देख करके बुरा बनना चाहेगा। ठीक उसी तरह से ये क्या करेगा, पेरेंटल डीएनए इसके लिए टेम्पलेट की तरह काम करता है। तो इसमें होगा क्या, इससे हर नया डीएनए में 50% पुराना होगा और 50% नया हिस्सा बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं। आइए हम आपको अब समझाते हैं जो मेसलसन और एस्टल साहब अपना प्रयोग किए थे वो किस तरह से किए थे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको लिख लीजिए, छापिए। तो आइए अब हम लोग समझते हैं मेसलसन और एस्टल साहब के एक्सपेरिमेंट को। ध्यान से सुनिएगा, इजी है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। मेसलसन और एस्टल के एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लिखिए, तो लिख दीजिएगा। आइए पहले हम लोग समझ लेते हैं। मेसलसन और एस्टल साहब 1958 में अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के मदद से समझाया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, एक बार और आप फिर से सुन लीजिए। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा, जो 50% डीएनए होगा वो पेरेंटल होगा और 50% नया स्ट्रैंड बनेगा। इन्होंने 1958 में अपना एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव। इससे पहले वाटसन और क्रिक साहब बताए थे 1953 में, लेकिन उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो ये मेसलसन साहब और एस्टल साहब आकर क्या किया, इस जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है इनको ये प्रूव किए थे।
तो आइए हम सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं किस तरह से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले सुनिएगा, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो प्रोकैरियोटिक पर किया। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता इसका मतलब क्या होता है कि उसके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। उसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। जहां पे प्रेजेंट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियाइड कहते हैं, पढ़े थे अपना लोग बचपन में। फिर उसके बाद सुनिएगा, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया क्या क्या। इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया लिया जो कि प्रोकैरियोटिक है। इन्होंने NH4Cl लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया, एक अमोनियम क्लोराइड लिया जिसमें कि N50 आइसोटोप्स पाया जाता होता है, यानी कि नाइट्रोजन का 15 आइसोटोप्स। एक ऐसा अमोनियम क्लोराइड लिया जिसमें जो नाइट्रोजन हो वो 40 आइसोटोप्स वाला हो। नाइट्रोजन का अलग अलग आइसोटोप्स होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि 14 और 15 ये स्टेबल होता है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। इसके अलावा भी होता है 13 होता है, 16 होता है, 17 होता है, हमको उससे कोई मतलब है नहीं। चलिए अब ये ध्यान से हम समझते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया। उसके बाद इन्होंने क्या लिया? सीजियम क्लोराइड लिया। सीजियम क्लोराइड को किस तरह से यूज किया, जब हम एक्सपेरिमेंट समझेंगे तब समझ जाइएगा। अब आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं मेसल्सन और एस्टोल एक्सपेरिमेंट को। आइए ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या लिखे। मेसल्सन और एस्टोल साहब अपना एक्सपेरिमेंट कब किए थे? 1958 में किए थे, ठीक है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? इकोलाई पे किया था। और ये क्या इकोलाई? प्रोकैरियोटिक है। इन्होंने क्या क्या लिया अपने एक्सपेरिमेंट में? देखिए लिखे है कि इन्होंने अपने प्रयोग में क्या क्या लिया था। इकोलाई बैक्टीरिया ले लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया। ये जो अमोनियम क्लोराइड लिया इसमें जो नाइट्रोजन पाया जाएगा वो N50 पाया जाएगा, ठीक। नाइट्रोजन का जो आइसोटोप्स है कौन सा? N50 वाला पाया जाएगा। ये हैवी होगा, यानी कि इसका मास क्या होगा? ज्यादा होगा। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, अदर जो NH4Cl लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया, उसमें जो N40 आइसोटोप्स पाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन का 40 आइसोटोप्स यूज किया। और क्या लिया? CaCl यानी कि सीजियम क्लोराइड लिया। किस तरह से सीजियम क्लोराइड का उपयोग किया हम आगे एक्सपेरिमेंट में समझते हैं। अब आइए हम इसके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं किस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से अगर एक बार आप इधर उधर देखिएगा तो अगला स्टेप आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर से आपको देखना पड़ेगा, इसलिए आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। हेडफोन है तो हेडफोन कान में लगा लीजिए, आसपास शोरगुल नहीं होना चाहिए। चलिए आइए समझिएगा इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। इन्होंने क्या किया, पहली बार इकोलाई को N50 मीडियम में ग्रो कराया, यानी कि ये जो अमोनियम क्लोराइड है जिसमें N50 आइसोटोप्स है नाइट्रोजन का, उसमें इकोलाई को क्या कराया? ग्रो कराया, ताकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल उसमें सारा का सारा कैसा नाइट्रोजन चला जाए, 15 वाला चला जाए। तो ये देखिए हमने क्या किया, इसमें एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। देखिए इसमें हम कल्चर मीडियम ले लिए। कल्चर मीडियम मतलब क्या? पोषक माध्यम जिसमें इकोलाई ग्रो करेगा। इधर हम पीढ़ी लिख दिए, फर्स्ट पीढ़ी, और इस दो आप लिख लीजिए, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इसी तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंट किए। बैक्टीरिया इसमें तो जनरेशन हम तुरंत काउंट कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ये डिवाइड करता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आइए सुनिएगा, हम इसमें क्या किया, पोषक माध्यम ले लिया और इसमें हम क्या किया, इकोलाई को ग्रो कराइए। जब आप इकोलाई को ग्रो कराइएगा यानी कि वृद्धि कराइएगा कुछ समय तक, उसके बाद क्या देखा गया, जब हम इसको क्या किया, टेस्ट ट्यूब में लिए, इसमें हम मिला दिया क्या, सीजियम क्लोराइड। यहां देखिए लिखे सीजियम क्लोराइड लिया था। इस सीजियम क्लोराइड का काम क्या होता है, जिस तरह से आप घर में क्या करते हैं, मसाला पीसते हैं, जब आप उसको मिक्सी में डालते हैं तो देखिएगा थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि अच्छे से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। जो गांव की दादी लोग सब होती है, देखिएगा जो बूढ़ी माताएं होती है, वो अभी भी हाथ से पीस के खाती है मसाला, उसका स्वाद ही अलग होता है। लेकिन जो मॉडर्न युग के कन्या सब होता है वो मिक्सी का यूज करता है, मिक्सी का यूज करती है, तो देखिएगा उसमें थोड़ा सा पानी डालती है ताकि क्या हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक उसी तरह से हम क्या करते हैं, इस सीजियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं ताकि ये सब आपस में मिक्स हो जाए। जब इसको मिक्स करके सेंट्रीफ्यूज किया गया, या मतलब क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या, गोल गोल घुमाया गया, तो देखा जो ये N50 है, ये जो इकोलाई के अंदर प्रवेश किया, ये कहाँ आपको नजर आ गया, इस नीचे आपको प्रिसिपिटेट में नजर आ गया, मतलब नीचे ये, क्योंकि इसका वेट ज्यादा आती है आपको नीचे दिख जाएगा। तो यहां देखा गया क्या कि सारा का सारा डीएनए कैसा है जी, 50-50 है, यानी कि N50 वाला है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसी मीडियम में ग्रो कराया है जहां पे आइसोटोप्स कैसा है, N50 है। तो आपको यहाँ पे सारा का सारा डीएनए कैसा दिखेगा, N50। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, एक स्टेप गड़बड़ाई आपको समझ आना बंद हो जाएगा। अब हम क्या किए, फिर 20 मिनट के बाद हम क्या किए, अब इस इकोलाई को हम कहां ग्रो करा रहे हैं, NH4Cl मीडियम में, जहां पे उसका नाइट्रोजन क्या है, 14 वाला, यानी कि उसका जो नाइट्रोजन का आइसोटोप से कौन है, 40 है, और ये लाइट होता है, यानी कि नाइट्रोजन 50 से क्या होगा, ये हल्का होगा। तो जब आप इसको 20 मिनट बाद फिर से ग्रो कराइएगा, ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, कल्चर मीडियम लेंगे, इस बार कौन लेंगे, NH4Cl, जिसमें नाइट्रोजन 14 वाला हो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक उसी तरह से ये टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सीजियम क्लोराइड मिलाएंगे और इसको डालेंगे और क्या करेंगे, घुमाएंगे। जब इसका फिर से आप सेंट्रीफ्यूगेशन कीजिएगा तो इस बार आपको दिखेगा 50% आपको स्टैंड दिखेगा 40 वाला, और 50% कैसा दिखेगा, N50। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि किस तरह से सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को इन्होंने एक्सप्लेन किया था।
तो इसको क्या दिखा कि 50% N40 वाला दिखा इस बार, और 50% N50 वाला। फिर इसके बाद 20 मिनट के बाद और इन्होंने इसको क्या क्या ग्रो कराया, यानी कि 20 मिनट के बाद फिर से इसको देखा जब ग्रो करा करके, किस मीडियम, इस बार वही मीडियम था N40 वाला ही। अब ये मीडियम आगे हम चेंज नहीं करेंगे, यही NH4Cl लेंगे, जिसमें क्या होगा 14 वाला आइसोटोप्स होगा नाइट्रोजन का। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जब 20 मिनट बाद फिर से इसको ग्रो कराया गया, तो इस बार देखा, देखिए यहां से क्या होगा, ये दोनों आपस में सेपरेट होगा। देखिए ये जो आपको ब्लू कलर से नजर आ रहा है ये N14 वाला, और जो रेड कलर से नजर आ रहा है ये N50 वाला। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो दोनों सेपरेट होगा, बिल्कुल होगा। जब डीएनए हेलिकेज जाएगा एकरा खोल देगा, जब ये सेपरेट होगा तो देखिए ये एक स्टैंड यहां बन जाएगा, इरेज करके बनाया क्या, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। से बनल बनल में आपको हो सकता है समझने में समस्या हो जाए। देखिए होगा क्या, 20 मिनट के बाद जब फिर से आप इसको ग्रो कराइएगा, फिर जब हम क्या करेंगे, इसमें सीजियम क्लोराइड डालेंगे इस टेस्ट ट्यूब में, जब इसको आप सेंट्रीफ्यूज कीजिएगा तो इस बार आपको क्या दिखेगा, N40 N50 वाला थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, क्योंकि देखिए यहां उधर कहां चलेगा, हम अभी तो इधर न थे जी। चलिए सबको हम इरेज कर देते हैं, फिर से हम लोग बना बना समझेंगे। आइए देखिएगा, हम यहाँ एक्सपेरिमेंट कर लिया, यहाँ आपको कैसन वाला दिखा, N50 सारा का सारा दिख गया। अब हम 20 मिनट के बाद क्या कर रहे हैं, फिर से उसी इकोलाई को किस मीडियम में ग्रो करा रहे हैं, NH4Cl, जिसमें क्या नाइट्रोजन 14 वाला है। अब देखिए होगा क्या, जब आप इसको फिर से इसमें ये सीजियम क्लोराइड डालिएगा और रोटेट करिएगा, यानी कि सेंट्रीफ्यूज करिएगा, यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन लिख दिया, मतलब गोल गोल घुमाना। तो इस बार आपको देखिए यहाँ पर N50 है तो आपको नीचे दिख गया, लेकिन एक बार इसमें अब क्या हो गया, 50% N40 वाला आ गया, 50% N50 वाला, तो ये आपको थोड़ा सा ऊपर उठा मिलेगा। तब देखिए यहाँ से होगा क्या, यहाँ से देखिए आपको एक मिलेगा पेरेंटल डीएनए 50 वाला, और एक कैसा मिलेगा जी 14 वाला, यानी कि ये हो गया आपका N14 वाला और ये हो गया N15 वाला। ठीक उसी तरह से एक और स्टैंड बन जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, 50% पेरेंटल वाला है कौन, N50 वाला, और 50% कौन गया, नेका बन गया कौन वाला, 14 वाला। तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा कि किस तरह से सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब आइए क्या करेंगे, फिर 20 मिनट के बाद इसको हम ग्रो कराए उसी मीडियम N40 वाला मीडियम है। तब देखिए यहाँ से क्या होगा, N40 वाला अलग हो जाएगा, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो दोनों सेपरेट होगा ना जी, N50 वाला अलग हो गया। इस बार देखिए क्या होगा, यहाँ फिर से N40 वाला ही बनेगा स्टैंड, क्योंकि हम N40 वाला मीडियम में ग्रो करा रहे हैं, और यहाँ भी क्या होगा, एक N40 वाला के ग्रो कराया। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ N40 दिखेगा, यहाँ भी N40 दिखेगा, और यहाँ पर आपको N40 दिखेगा, और एक एक स्टैंड कैसन दिखेगा, N50 वाला स्टैंड दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक N15 और N14 वाला दिख रहा है। तो ये आपको यहाँ देखिए सबसे नीचे नजर आ रहा था, यहाँ पर एक N40 N50 था, तो ये आपको उठा नजर आएगा। ठीक उसी तरह से N40 N50 दिखेगा, और जो प्योर N40 N40 है ये क्या हो गया, ये हाइब्रिड हो गया। ये प्योर N40 N40 जो आपको इस N40 N50 से ऊपर दिखेगा, क्योंकि ये N40 N40 क्या है जी, लाइट है एज कम्पेयर टू N50 के कंपेरिजन में। अब हम क्या किए, फिर 20 मिनट के बाद हम एक्सपेरिमेंट को कराए, ठीक उसी तरह से एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म किए। तो अब देखिए यहां से क्या होगा, ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाएगा, ये N40 N40 वाला आपस में सेपरेट हो गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ क्या होगा, ठीक उसी तरह से N40 वाला यानी कि ब्लू कलर वाला सेपरेट हो जाएगा, और रेड कलर वाला सेपरेट हो जाएगा जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ भी जो दूसरा स्टैंड बनेगा वो भी N40 वाला, यहाँ भी जो दूसरा बनेगा N40 वाला, यहाँ भी जो बनेगा N40 वाला, यहाँ भी बनेगा N40 वाला। तो देखिए आपको यहाँ से क्या नजर आ रहा है, किसी पर सिर्फ एक N14 और N50 वाला बच गया, बाकी सब क्या है N14 वाला है। तो आपको N40 N50 यहाँ नजर आएगा, और N40 N40 उससे ऊपर नजर आएगा। तो ये क्या हो गया, N40 हो गया, ये भी N40 हो गया, N40 N40, ये भी N14 N14, ये N14, और एक सिर्फ क्या रह गया N15। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। देखिए अगर यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव नहीं होता तो 100% कैसन वाला बनता, ये 15 वाला बनता। अगर डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नहीं होता, यानी कि 50% पेरेंट वाला नहीं होता, 50% नया नहीं बनता, तो क्या होता 100% 50 वाला ना बनता। तो मिशेल्सन और एस्टल साहब इस एक्सपेरिमेंट के मदद से समझा दिए कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। किसमें क्या,
चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को समझ गए होंगे। आइए हम तेजी से फिर से एक बार इसको हम रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए ध्यान से सुनिएगा। मेसल्सन और एस्टल साहब अपना एक्सपेरिमेंट किए थे कहीं 1958 ईस्वी में। इन्होंने प्रोक्रियोटिक पर एक्सपेरिमेंट किया, इकोलाई बैक्टीरिया लिया था, NH4Cl मीडियम लिया जिसमें क्या था N50 वाला समस्थानिक था, NH4Cl लिया जिसमें N14 वाला इसमें मीडियम लिया, मतलब एसोटोप्स लिया N40 का, और सीजम क्लोराइड लिया। एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। पहला उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इकोलाई को ऐसा मीडियम में ग्रो कराया जिसमें सिर्फ और सिर्फ N50 वाला पाया जाता जो कि हेवी होता है, यानी कि इसका मास ज्यादा होगा। उसके बाद इन्होंने टेस्ट ट्यूब में लिया, इसको लिया और क्या क्या सीजम क्लोराइड में लिया और बढ़िया से घुमा दिया, इसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया। इन्होंने देखा कि सारा का सारा डीएनए क्या N50 है। 20 मिनट के बाद इन्होंने क्या किया, दूसरे मीडियम में ग्रो कराया और देखा कि यानी कि जो कल्चर मीडियम लिया वो NH4Cl ही लिया, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन होगा N40 वाला होगा। 20 मिनट के बाद इन्होंने क्या देखा, ग्रो कराने के बाद, कि 50% इस बार क्या रहा है, नया डीएनए बन रहा है और 50% पेरेंटल। तो यहाँ से देख रहे हैं, पता चला कि सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक उसी तरह से फिर 20 मिनट बाद ग्रो कराया, इसका मीडियम अब चेंज नहीं हो रहा, 40 वाला मीडियम है। फिर उन्होंने देखा क्या कि यहाँ पर सारा का सारा 40 नजर आ रहा और यहाँ पे एक 40 और 50 नजर आ रहा। फिर 20 मिनट बाद देखा तो सारा का सारा 40 नजर आ रहा, सिर्फ और सिर्फ एगो N50 N40 मिला रहा। यानी कि एक क्या होता है, एक पेरेंटल से आता हुआ और एक नया डीएनए बनता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं, यानी कि अर्ध संरक्षी मॉडल कहते हैं। नोट में देखिए क्या लिखे, 1958 ईस्वी में टेलर और उसका कोलेजियस यानी कि उसका जो सहयोगी था, उन्होंने यूक्रेटिक पर प्रयोग किया, बीन प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम होता भिसिया फावा, पर प्रयोग किया और बताया कि सही में डीएनए क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या सेमी कंजर्वेटिव है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे यहाँ तक। अच्छे से आप लेक्चर को देख लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा और आप कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। आपसे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जो डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है किसने प्रूव किया, तो याद रखिएगा मेसल्सन और एस्टल। कब किया था, 1958 में। किसमें था, प्रोक्रियोटिक में। यूक्रेटिक में क्या साबित किया, 1958 में टेलर और कोलेजियस इस एक्सपेरिमेंट को किया, किस पर, बीन प्लांट पर, भिसिया फावा पर, जिसका साइंटिफिक नेम होता है भिसिया फावा। और इन्होंने भी बता दिया क्या कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो लिख लीजिए यहाँ तक, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसको किस तरह से प्रूव किया गया था। मेसल्सन और एस्टल साहब 1958 में अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से समझाया, प्रूव किया कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। हम लोग पढ़े हैं डिटेल में। हम अब समझते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता किससे है, क्या क्या चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो आइए सुनिएगा। सबसे पहले जानिए डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। यानी कि डीएनए अपने जैसा एक और कॉपी बना लेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। 2-3 टर्म आप याद रखिएगा, जैसे कि रेप्लिकेशन याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन याद रखिएगा, ट्रांसलेशन याद रखिएगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन याद रखिएगा। तो आइए सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब यहाँ लगा देंगे रिवर्स। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसलेशन क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। हम सब पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, रेप्लिकेशन के बारे में। ताकि हम जानते हैं डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। आइए ध्यान से सुनिएगा। डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए प्रतिकरण, प्रतिकृति। रेप्लिकेशन मतलब होता है कि अपन जैसा कॉपी बनाना है। देखिए लिख दिए हैं डिफिनेशन में कि डीएनए रेप्लिकेशन वह प्रक्रिया जिसमें एक मूल डीएनए अपने समान प्रति कॉपी बनाता है। प्रति मतलब क्या होता है, कॉपी बनाएगा। यानी कि सिंपल याद रखिएगा, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूक्रियोटिक में यह प्रक्रिया कहाँ होगा, डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होगा। जबकि प्रोक्रियोटिक में कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, जहां पर डीएनए पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोले थे, न्यूक्लियाइड बोले हैं। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं मेशनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मेशनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, उसमें क्या क्या चाहिए, उसी को हम लोग मेशनरी कह लेते हैं। हम लोग मेशनरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा पाइए इधर, हम तो आपको नजर दिलाते हैं। जो बच्चा 11 में कुछ नहीं पढ़ा, एकदम बर्बाद है, तो जब हम आगे हम बोलेंगे कि कैसे डिवीजन होता है, तो फिर आपको थोड़ा सा बहुत पता चलना चाहिए, सेल डिवीजन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इधर छोड़ दीजिए, पहले इधर थोड़ा सा देख लीजिएगा। सेल साइकिल हम जानते हैं, जो कोशिका विभाजन होता है उसको हम दो भाग में बांटते हैं, एक होता है इंटरफेज, एक होता है एमफेज। इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज के नाम से जानते हैं, एमफेज को डिवीजन फेज। फिर डिवीजन फेज को दो भाग में बांटा गया, माइटोसिस, मियोसिस। फिर आप लोग पढ़े होंगे माइटोसिस को अलग अलग भाग में बांटा गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। फिर उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे मियोसिस का अलग अलग प्रकार होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। फिर वहाँ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हम उधर नहीं जाएंगे, चलिए ओकरा से हमका कोई मतलब नहीं है। हम थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, बस यहाँ हम जान लेते हैं। एक भूल जाइए आप, अगर आप पढ़ें तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं।
इंटरफेज या रेस्टिंग फेज को 3 भागों में बांटा गया, G1 फेज, S1 फेज, G2 फेज। आइए काम का बात यहाँ समझते हैं। यहाँ होता क्या, देखिए सेल साइकिल को 2 भाग में बांट लिया, M फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। देखिए G1 फेज में क्या होगा, कोशिका में वृद्धि होता है, कोशिका खुद में ग्रो करेगा, और जो डैमेज डीएनए होता है उसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि अब ये जो G1 में ग्रो हो गया, यानी कि G1 फेज में जो कोशिका में ग्रोथ हो गया, वृद्धि हो गया, अब ये कहाँ जाएगा, S फेज में। एस फेज में क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेशन होता है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए क्या होगा, दुगुना बनेगा। तो उससे पहले क्या होता है, G1 फेज और S फेज के बीच में चेक पॉइंट लगा होता है। चेक पॉइंट मतलब क्या, चेक करेगा जो इसमें सेल ग्रो किया, बढ़िया से ग्रो किया है कि नहीं, उसका डीएनए में कुछ गड़बड़ी है। अगर मान चलिए डीएनए में गड़बड़ी होगा तो इसमें आएगा तो और दुगुना हो जाएगा, आगे और एक प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो G1 और S फेज के बीच में क्या होता है, चेक पॉइंट, ये चेक करेगा कि जो कोशिका सही से वृद्धि हुआ कि नहीं, डीएनए डैमेज है अभी। फिर उसके बाद S फेज से कहाँ जाएगा, G2 फेज में। G2 फेज में खुद को प्रिपेयर कर लेगा M फेज, यानी कि डिवीजन करने के लिए। फिर कहाँ चला जाएगा, M फेज में। हम यहाँ समझ क्या रहे हैं, जो S फेज होता है यहाँ पे क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन से पहले क्या होगा, यहाँ पे चेक पॉइंट हुआ, खुद को चेक कर लेगा, मतलब कोशिका जो बढ़िया से वृद्धि हुआ कि नहीं, उसमें डीएनए में कहीं डैमेज है भी, उसको चेक कर लेगा, देन जाएगा S फेज में। G1 फेज से जब S फेज में आता है ना, जब G1 फेज में ग्रोथ हो जाता है तो कोशिका के पास 3 ऑप्शन रहता है, या तो S फेज में जाएगा, या क्या होगा, सेल साइकिल से बाहर हो जाएगा, जिसको हम लोग G0 फेज कहते हैं। अगर पढ़े होंगे तो ठीक, नहीं तो कंफ्यूज होने का कोई जरूरी नहीं है। या तो क्या होगा जी, परमानेंट बन जाएगा, अब उसमें डिवीजन नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इधर थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया ताकि आपको पता चले डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। अब आइए इधर, अगर आप इधर नहीं भी समझे हैं तो कोई बात नहीं, ओकरा समझना कोई मतलब नहीं। अब आइए हम इधर समझते हैं। हम लोग मशीनरी समझ रहे हैं क्या, डीएनए रेप्लिकेशन का, यानी कि डीएनए प्रतिकृति मशीनरी, इसमें क्या क्या चाहिए, कैसे होता है, ये ध्यान से सुनिएगा। पहले हम यहाँ लिख दिए कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। यहाँ पर जितने लिखा है ना, जब हम डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे वहां आपको एक पॉइंट आपको नजर आ जाएगा, इस सबका काम क्या होता है, पहले देख लीजिएगा। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, डीएनए टेम्पलेट चाहिए। टेम्पलेट मतलब क्या, ये देखिए स्टैंड है ना, 2 स्टैंड, डीएनए डबल स्टैंड होता है, तो ये हो गया एगो टेम्पलेट, एगो है दूसरा टेम्पलेट। जैसा कि अभी हम तुरंत आपको बताए थे, टेम्पलेट मतलब क्या, जरा देख के कुछ बनेगा। ये देखिए ये हो गया टेम्पलेट, और आप इस टेम्पलेट हो गया, और इसको देख करके खुद इसके जैसा आप क्या कर रहे हैं, मार्कर बना रहे थे। ये क्या हो गया, जो आप बना रहे उसके लिए ये क्या हो गया, टेम्पलेट हो गया, यानी कि जरा देख करके नहीं का कुछ बनेगा, ठीक है। तो डीएनए टेम्पलेट चाहिए। हेलिकेज एंजाइम चाहिए। हेलिकेज क्या करता है, ये डीएनए देखिए कहाँ, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो देखिएगा, डीएनए डबल स्ट्रक्चर होता है ना, तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यानी कि इसके जैसा एक और कॉपी बनेगा, तो पहले इसको खोलना पड़ेगा जी। जब इसको आप खोलिएगा तो वहाँ एंजाइम क्या लगता है, हेलिकेज लगता है। फिर लाइगेज ये डीएनए को जोड़ने का काम करता है। अभी आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, वो सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा, छोड़ दीजिए, पहले यही समझ लेते हैं। उसके बाद लाइगेज चाहिए, ये क्या करता है, डीएनए को जोड़ेगा। प्राइमेज चाहिए, ये आरएनए प्राइमर लाके जोड़ेगा। कुछ नहीं समझना, जितना हम पहले बोल रहे हैं उतना समझ लीजिए, जब हम आगे हम अगले स्लाइड में जब हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, वहां सब क्लियर हो जाएगा, नहीं तो अभी बोलेंगे फिर आप कंफ्यूज आ जाइएगा। फिर देखिए तीसरा क्या लिखे, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए। ये क्या काम करता है, जब इसको खोल दीजिएगा तो ये तो एक दूसरे का क्या है, कंप्लीमेंट्री है, यानी कि ए के सामने टी लगल है, जी के सामने सी लगल, हम जानते हैं। तो इसमें क्या होगा जी, ये फिर से आपस आके जुड़ सकता है, तो ये फिर से आपस में आके जुड़े नहीं, जैसे देखिए ये दोनों है, तो इसको जब आप खोल दीजिएगा तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कंप्लीमेंट्री, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये क्या 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जब इसको आप खोल दीजिएगा तो ये दोनों फिर से आके जुड़ भी तो सकता है, तो ये फिर से ना जुड़े उसके लिए कौन सा प्रोटीन होता है, एसएसबी, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन जिसको कहते हैं। ये क्या करेगा, डीएनए को फिर से जुड़ने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या चाहिए हमको, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। कैसन वाला जी, यानी कि हमको क्या करना चाहिए, क्या चाहिए, ये देखिए ये डीएनए का डबल स्टैंडर्ड है, तो इसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्ड, सब जानते हैं ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ल है। तो जब इसको आप खोलिएगा तो इसके लिए यानी कि खोलिएगा, यानी कि क्या होगा, हम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। जब तोड़ रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हम कहां से देंगे, ये देखिए फॉस्फेट कहीं नजर आ गया, DATP, यानी कि डी ऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि हमको यहाँ फॉस्फेट चाहिए। हम क्या ले लेंगे, DATP ले लेंगे, ठीक उसी तरह से DGTP लेंगे, DCTP लेंगे, DTTP लेंगे, DTTP। यहाँ ट्राइफॉस्फेट में क्या होगा, एक फॉस्फेट तो चल जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, और 2 एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे वहां समझ में आ जाएगा। और क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए, यानी कि RA प्राइमर चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए, वो भी आगे हम समझाते हैं। और क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। पॉलीमरेज 2 तरह का, एक पॉलीमरेज 3 चाहिए, एक पॉलीमरेज 1 चाहिए। ये पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, इसी के जैसा एक और स्टैंड बनाने में काम करेगा, यानी कि रीडिंग प्रूफ करने का काम करता है। थोड़ा सा चलिए समझाइए देते जब हम बोल रहे हैं तो, जैसे ये देखिए ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम। चलिए एगो को मिटा देते हैं।
जैसे देखिए अब इसका क्या होगा, 2 कॉपी बनेगा ना, तो ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इसको पढ़ के, यानी कि ए टी जी सी यहाँ लगल है ना, तो इसको पढ़ के दूसरा स्ट्रैंड बनेगा। जैसे ए है तो ए के सामने टी ला के जोड़ेगा, टी के सामने ए ला के जोड़ेगा, जी के सामने सी ला के जोड़ेगा, सी के सामने जी ला के जोड़ेगा। तो ये पॉलीमरेज 3 का काम क्या होता है, प्रूफ रीडिंग करना है कि नेका स्ट्रैंड भी बनेगा, प्रूफ रीडिंग करेगा, कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और पॉलीमरेज 1 क्या करता है, जो हम आरएनए प्राइमर जोड़ते हैं ना डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए, उस आरएनए प्राइमर को ये करेगा, बाद में रिमूव कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या चाहिए, टोपोआइसोमरेज चाहिए, या उसको हम गायरेज कहते हैं। ये क्या करेगा, हेलिकल टेंशन को रिमूव करता है। हेलिकल टेंशन जैसे देखिए ये हम बना ना, यहां बनाते हैं, ये डीएनए है। जब इसको आप खोलिएगा, ठीक है, जब इसको आप खोलिएगा तो देखिए इधर वाला जो हिस्सा थोड़ा क्वाइल हो जाएगा। जैसे आप रस्सी को क्या करिएगा, रस्सी जैसे दोनों आपस में लपटल है, उसको जब खोलिएगा तो देखिएगा जो उसका जो दूर वाला पार्ट होता है वो आपस में टाइट पैक हो जाता है। तो जब इसको आप खोलिएगा तो देखिए, जब इसको आप यहाँ से खोलिएगा तो इधर टाइट हो जाएगा, यानी कि क्वाइल कर सकता है। तो ये टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, इसको खोलने का काम करता है, तब ना पूरा खोलेगा, अब फिर से नहीं का डीएनए बनेगा, उस पर सिंथेसाइज होगा। समझ में आ रहा है हम क्या क्या बोल दिया। अभी आपको ध्यान से सिर्फ सुन लेना है कि यहाँ पर क्या क्या चाहिए। अब जब हम समझेंगे डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या, तो यहाँ जितने पॉइंट लिखा है ना, सब उसको आप हम दिखा देंगे आपको डायग्राम में कि किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, कहाँ क्या क्या आता है। अभी आप समझ जाइएगा ये कि चाहिए क्या डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। आइए पहले इसको छापिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे। छाप लीजिए। तो आइए अब हम लोग समझते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को। आइए ध्यान से सुनते रहिएगा। आइए हम लोग इससे पहले अभी जान लिए हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, उसको आपको ध्यान में रखना है। अब आइए उस सब चीज को हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। आइए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये देखिए क्या है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, नजर आ रहा है। अब हमको क्या करना, डीएनए रेप्लिकेशन करना, यानी कि डीएनए से क्या करना, हमको फिर से डीएनए बनाना है। तो ये देखिए एक स्टैंड, ये 2 स्टैंड, ये ऐसा नहीं रहता, ये इस तरह से रहता, हम लोग सब जानते हैं, इस तरह से रहता है, हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहता है। हम डीएनए रेप्लिकेशन को समझने के लिए क्या कर रहे हैं, ये 2 स्टैंड ले रहे हैं, ये डीएनए का डबल स्ट्रक्चर स्टैंड है। आप ध्यान से सुनते रहिएगा, समझ जाइएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या बताए थे आपको कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहले चाहिए हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो डीएनए आपस में जुड़ल रहता है, एक यहां पर बना ही देते हैं छोटा सा, ये डबल स्ट्रक्चर डीएनए है, तो इसको क्या करेगा, ये हेलिकेज एंजाइम खोलना शुरू करेगा। देखिए मान चलिए यहां से खोलना शुरू करेगा, यहां से, अब इसको क्या करेगा, खोलेगा। तो ये हेलिकेज एंजाइम का क्या काम होता है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या करेगा, खोलेगा। और हम जानते हैं कि इसके बीच में पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है तो इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगा, एटीपी से मिलेगा, जिसे हम देखे थे कि डीएटीपी डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आएगा, और क्या करेगा, उसको एक फॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड करेगा और 2 फॉस्फेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो हेलिकेज क्या करेगा, डीएनए को खोल देगा, खोलना शुरू करेगा। अब देखिए होगा क्या, जब ये हेलिकेज डीएनए को खोलता है ना, तो देखिए वाई शेप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। जितना बात हम ध्यान से जो हम बोल रहे हैं आपको ध्यान से सुनते रहना है, फिर आप समझ जाइएगा। फिर इसको देखने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन कहीं से आएगा, छूटेगा नहीं। तो डीएनए हेलिकेज इसको खोलेगा, जब खोलता है डीएनए को, देखिए इस तरह से खोलेगा, तो आपको ये वाई शेप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। दूसरा स्टेप क्या होता है, जब ये खुल जाएगा तो ये दोनों क्या आपस में कंप्लीमेंट्री है, यानी कि अगर यहाँ ए लगल है, मान चलिए अगर यहाँ ए लगल है तो यहाँ क्या लगल रहेगा, टी लगल रहेगा। अगर यहाँ सी है तो यहाँ जी, अगर यहाँ जी है तो यहाँ पर सी लगल रहेगा। तो जब ये डीएनए हेलिकेज इसको जोड़ेगा तो फिर बाद में जोड़ भी तो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, एसएसबी आएगा। कहीं लिखे क्या, यहाँ देखिए ये जो ब्लू कलर का छोटा छोटा नजर आ रहा है ये स्ट्रक्चर, ये एसएसबी है, एसएसबी प्रोटीन। इससे पहले भी हम आपको बताइए, ये एसएसबी प्रोटीन क्या करेगा, इस डीएनए हेलिकेज को खोले रखेगा, यानी कि फिर से आपस में जुड़ने नहीं देगा। फिर से सुनिए, डीएनए हेलिकेज इसको खोला, वाई शेप स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको वाई शेप स्ट्रक्चर को रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। अब ये डीएनए आपस में फिर से जुड़ ना जाए, क्योंकि एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, ये फिर से जुड़ ना जाए, उसके लिए क्या होगा, इस पे आके सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडेड प्रोटीन जुड़ेगा। ये देखिए एसएसबी नजर आ रहा है, यहाँ पे आके जुड़ेगा और क्या करेगा, डीएनए को खोले रखेगा, ठीक है सर। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, अब जब हम इस डीएनए को खोल दिए हैं तब क्या होगा, डीएनए बनना शुरू होगा। ये पहला स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है। पहला स्टैंड अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, हम जानते हैं एंटी पैरेलल होता है। अब इस पर क्या होगा, डीएनए बनना शुरू होगा। हम आपको पढ़ाए थे, जब हम आपको डीएनए और आरएनए में थोड़ा सा अंतर बताए थे कि डीएनए को हम लोग डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, आरएनए को राइबोज
कहते हैं। यानी कि डीऑक्सीराइबोज में क्या होगा, सेकेंड नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा, यानी कि OH ग्रुप नहीं पाया जाएगा, जबकि इसमें क्या पाया जाएगा, सेकेंड नंबर पर OH ग्रुप पाया जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन पाया जाएगा। अब देखिए होगा क्या, हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ रहे हैं। हमको न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, 3' OH फ्री चाहिए। तो बताइए इस डीएनए के पास में तो है नहीं 3' OH, तो हम क्या करते हैं, आरएनए प्राइमर लाते हैं। जो आरएनए प्राइमेज एंजाइम के बारे में बताइए, ये क्या करेगा, यहाँ पे आरएनए प्राइमर को जोड़ देगा। इस आरएनए प्राइमर में अब क्या है, 3' OH फ्री है। और हम जानते हैं डीएनए हो चाहे आरएनए हो, हमेशा सिंथेसाइज किधर से होता है, 5' to 3', याद रखिएगा हमेशा 5' to 3'। जैसे ये देखिए 3' to 5' है, इस पर डीएनए सिंथेसिस किधर से होगा, 5' to 3'। देखिए यहाँ लिखिए 5' to 3'। अभी हम आपको और समझाते हैं आगे कॉन्सेप्ट। तब ये क्या होगा, आरएनए प्राइमर आके जुड़ गया। अब क्या करेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, इस स्ट्रैंड को फिर से बना देगा। डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग का भी काम करता है। प्रूफ रीडिंग करने का मतलब क्या होता है कि ए के सामने टी लगा है कि नहीं, जी के सामने सी लगा है कि नहीं, सी के सामने जी लगा है कि नहीं, ये प्रूफ भी करेगा और क्या करेगा, डीएनए के स्ट्रैंड को बना देगा। तो आरएनए प्राइमर आके जुड़ गया है, अब डीएनए बनेगा। अब देखिए हम क्या बता रहे हैं कि डीएनए सिंथेसिस किधर से किधर होगा, 5' to 3'। समझ में आ रहा है, यहां तो देखिए 5' to 3' बन जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए क्या 3' to 5'। तो यहाँ क्या होगा, देखिए 5' to 3' बनेगा। डीएनए यहाँ तक खुला है मान चलिए, तो यहाँ से क्या बनेगा, 5' to 3' बन गया। फिर आगे खुलेगा तो फिर क्या होगा, 5' to 3', फिर 5' to 3' बनेगा। यानी कि एक वो देखिए क्या होगा, ये जो स्टैंड है ये डायरेक्ट बन जाएगा, यानी कंटिन्यूसली लगातार बनते रह जाएगा। खुला एक बार, डीएनए खुलते गया, बनते गया, देखिए 5' to 3' पूरा बन जाएगा। लेकिन जो ये दूसरा स्टैंड है, यहाँ आपको देखिए क्या नजर आ रहा है कि 5' to 3' बना, यहाँ तक डीएनए खुला, यहाँ तक डीएनए खुला लेते, यहाँ से 5' to 3' बना, फिर और ये आगे खोलेगा तो फिर 5' to 3' बना। यानी कि ये दिख रहा है आपको, ये डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, यानी कि लगातार नहीं बन रहा है। ठीक है, अब ये नीचे आइए, अब देखिए होगा क्या, जब ये डीएनए और आगे खुलेगा, देखिए और अब इसको हम खोल दिया, ये जो आरएनए प्राइमर है, जब ये डीएनए पूरी तरह से सिंथेसाइज हो जाएगा, तो ये आरएनए प्राइमर क्या होगा, पॉलीमरेज 1 के द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा। हम आपको बताया डीएनए पॉलीमरेज 3 और डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, डीएनए के नए स्ट्रैंड का बनाने का काम करेगा, और पॉलीमरेज 1 को रिमूव करेगा, पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, इस आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, प्राइमर आके जुड़ेगा और डीएनए बनेगा। अब देखिए ये तो क्या हो गया, डायरेक्ट बन जाएगा, यहाँ से खुला डीएनए खुलते जाएगा, बनते जाएगा 5' to 3' बन जाएगा। तो ये देखिए लगातार बन रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस या लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, यानी कि लगातार बन जाएगा, इसको कोई जरूरी नहीं है रोके टोके के। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड, इसमें देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, पहले डीएनए यहां तक खुला था तो यहां बना 5' to 3'। अब देखिए डीएनए और ज्यादा खुल गया तो फिर यहां से क्या बनेगा, 5' to 3'। तो देखिए इस दोनों का आपस में जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये जो छोटका छोटका आपको नजर आ रहा है 5' to 3' फ्रेगमेंट नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। समझ रहे हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। बाद में क्या होगा, जो डीएनए लाइगेज होता है, जिसको हम लोग मोलिकुलर ग्लू या गम कहते हैं, गम का काम क्या होता है, जोड़ने का। आप सोच रहे हैं सर हमको तो गम तोड़िए देता है, हम उस गम की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए आइए, डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इस डीएनए इस दोनों जो फ्रेगमेंट है इसको आपस में जोड़ देगा, और फाइनली इसी तरह से सबको जोड़ के क्या करेगा, स्ट्रैंड बना देगा। तो यहाँ क्या करेगा, आरएनए प्राइमर रिमूव कर दिया है, ये कंटिन्यूअस बन जाएगा, और ये जो दूसरा स्ट्रैंड होता है यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेगा, ये हो गया, ये हो गया। ठीक इसी तरह से जैसे जैसे डीएनए खुलते जाएगा, बनते जाएगा, और सबको डीएनए लाइगेज क्या करेगा, आपस में जोड़ देगा, और फाइनली डीएनए का नया स्ट्रैंड बन जाएगा। तो ये क्या होता है, ये जो दूसरा वाला स्ट्रैंड होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, इसको हम लोग कहते हैं लेगिंग स्ट्रैंड, यानी कि लेग कर रहा। देखिए पहले यहाँ तक डीएनए खुला था तो 5' to 3' बना। याद रखिएगा हमेशा 5' to 3' ही बनेगा, डीएनए हो चाहे आरएनए। तो 5' से 3' बना, फिर और डीएनए खुला तो देखिए 5' से 3' बना, फिर और खुलेगा तो और 5' to 3' बनेगा। तो देख रहे लगातार नहीं बन रहा है, इतना को बना फिर इतना को बना। तो ये जो छोटका छोटका फ्रेगमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। बाद में डीएनए लाइगेज क्या करेगा, ये सबको जोड़ देगा और नया स्ट्रैंड बन जाएगा। अब देखिए आपको हम थोड़ा ई वाला डायग्राम की मदद से समझाते हैं आपको किस तरह से यहाँ पर काम हुआ। देखिए ब्लैक कलर से बनाए थे, आइए ब्लैक कलर लेते हैं। देखिए ये डीएनए है, बढ़िया से नहीं बना, ये तो लग रहा है इच्छाधारी नाग बन गया। देखिएगा ये डीएनए है। अब क्या क्या हेलिकेज एंजाइम आया, इसको खोला, तो आइए खोल देते हैं इसको। खुल गया है, खुल गया है, ठीक है, खुल गया ना। अब क्या होगा, इस पर सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि एसएसपी प्रोटीन आके यहाँ पर जुड़ेगा, ब्लू कलर का। बस थोड़ा सा रुकिए समझ जाएगा। सिंगल स्टैंड ठीक इसी तरह से यहाँ एसएसपी आके जुड़ेगा ताकि फिर से जोड़ ना जाए। ठीक
उसके बाद क्या होगा, नए का स्ट्रैंड बनना शुरू होगा। नए का स्ट्रैंड जो बनेगा तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आरएनए प्राइमर आके जुड़ेगा। फिर ये क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 को काम करने के लिए कह देगा कि अब हम आ गया, तुम काम करो मजे से। अभी एक डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, नए का स्ट्रैंड को बना देगा और बाद में एसएसपी प्रोटीन रिमूव हो जाएगा। तो देखिए बन जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, डीएनए कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। तो देखिए एक तो पेरेंटल डीएनए था और एक नए का बन गया ना, जिसको हम लोग न्यू स्ट्रैंड या डॉटर डीएनए कह लेंगे, डीएनए स्ट्रैंड, डॉटर स्ट्रैंड कह लेंगे। फिर देखिए उसके बाद ये 50% ब्लैक वाला नजर आ रहा है और 50% ये वाला। तो इसीलिए जो मेसल्सन और स्टाल साहब बोले थे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए क्या हुआ, डीएनए को खोला गया, आरएनए प्राइमर जुड़ा, डीएनए पॉलीमरेज बनाने का काम कर दिया। तो एक स्ट्रैंड में डायरेक्ट बनते रह गया, लेकिन दूसरे में क्या हो गया, छोटा छोटा टुकड़ा बना, जिसको हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलेंगे। बाद में मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसको हम लाइगेज कहते हैं, वो आके जोड़ेगा, फाइनली बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक ब्लैक कलर आ रहा, रेड नजर आ रहा। जब डीएनए पूरी तरीके से बन जाएगा तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपको डीएनए दिखेगा। देखिएगा ये रहा, ये रहा। तो ये कौन सा स्ट्रैंड था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक उसी तरह से 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यानी कि फाइनली जब डीएनए बन जाएगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। देख रहे हैं ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम, ये फाइनली बन जाएगा। ठीक उसी तरह से ये पूरे बन जाएगा, तो आपको इस तरह से कुछ नजर आएगा, ये ऐसा बन जाएगा। तो देख रहे हैं डीएनए का 2 कॉपी हो गया ना, एक ऐसा डीएनए था, इसको देख देख करके ऐसा डीएनए बन गया। ठीक उसी तरह से एगो ये था स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड ऐसा बन गया। तो समझ में आया किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया है जो हम बोले हैं, तो आइए हम आपके लिए लिख भी दिए हैं। हमको पता था आप कल क्या खाएं, ये तो आपको याद ही नहीं होगा, तो आपको ये कैसे याद हो जाएगा जो हम बोल बोल के ये समझाए हैं। तो अगर आप नहीं भी समझे हैं, अगर आप जो हम बोले हैं अगर उसको आप ध्यान से सुनिएगा तो उम्मीद करते आप समझ जाइएगा। अगर आपको नहीं लिखने में बनेगा ना, तो हम देखिए डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप लिख दिए, तब तो आप लिखिए पाइएगा ना। आइए देखिए स्टेप में हम क्या क्या लिखे। 4 स्टेप होता है। सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन, यानी कि आरंभ, काम करना शुरू होगा। सबसे पहले काम कैसे शुरू होगा, ये जो हेलिकेज एंजाइम है, याद रखिएगा, जहीं तय नहीं जाकर खोलना शुरू कर देगा, ये वहीं खोलेगा जहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ORI, जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वहीं पर ये क्या करेगा, हेलिकेज एंजाइम जाएगा और डीएनए को खोलना शुरू कर देगा, याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इनिशिएशन होगा, आरंभ। इसमें क्या होगा, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वहां पर हेलिकेज साहब जाएगा और डीएनए को खोलना शुरू कर देगा। खोलेगा, बोलेगा थोड़ा जैसा हम एक और बनाएंगे, तुम टेंशन क्या ले रहा है। तो ये क्या करेगा, इनिशिएशन में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर हेलिकेज एंजाइम जाएगा और उसको खोलेगा, ठीक है। दूसरा देखिए हम क्या लिखे, एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, यानी कि जब इसको खोलेगा तो ये वाई जैसा जो संरचना दिख रहा है, इसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। जो हम बोले वही लिखे हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, जो एसएसपी प्रोटीन होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करेगा, स्ट्रैंड को खुला रखेगा, यानी कि फिर से जुड़ ना जाए। ये दोनों प्रेमी को अलग कर दिया तो फिर से जुड़ ना जाए, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये एसएसपी प्रोटीन आके जुड़ जाएगा, बोलेगा फिर से तुमको जुड़ने नहीं देंगे, नहीं तो फिर तुम परिवार बढ़ा देगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, दूसरा क्या होगा, प्राइमर फॉर्मेशन होगा। प्राइमर फॉर्मेशन कहने का मतलब जब ये नेका स्ट्रैंड बनना शुरू होगा तो सबसे पहले इसको 3 प्राइम OH चाहिए, तब नेका न्यूक्लियोटाइड आके ऐड होगा। तो इसके पास तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, आरएनए प्राइमर लगा देंगे, जिसके पास 3 प्राइम OH रहेगा, वहां से नेका न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के नेका बनते जाएगा, तो प्राइमर फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ क्या होगा, जो प्राइमेज एंजाइम है, याद करिए बताए थे, लाइगेज एंजाइम बताए थे, हेलिकेज बताए थे, प्राइमेज। तो लाइगेज, हेलिकेज का क्या काम होगा, खोलने का, लाइगेज का क्या काम होगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने का, और प्राइमेज का काम क्या होगा, इस प्राइमर को बनाना। देखिए क्या लिखे, प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर बनाता है, और ये डीएनए पॉलीमरेज 3 को अब नया स्ट्रैंड बनाएगा। यानी कि जब यहाँ पर आरएनए प्राइमर जाके जुड़ जाएगा ना, तब ये क्या कहेगा, भाई साहब बनाना शुरू करो, हम आगे, थोड़ा टेंशन नहीं लेना है, हमारे पास 3 प्राइम OH है और तुम उसमें न्यूक्लियोटाइड जोड़ करने का बनाते रहो। उसके बाद क्या होगा, इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब क्या, पहले इतना खुला था, फिर और खुलेगा, खुलते खुलते पूरे खुल जाएगा और डीएनए बन जाएगा, फिर उसका नए का कॉपी बनेगा। अब देखिए क्या होगा, इलोंगेशन में डीएनए पॉलीमरेज नई स्ट्रैंड को बनाता है, यानी कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये क्या करेगा, नई का स्ट्रैंड बनाना शुरू करेगा। किस डायरेक्शन में, याद रखिएगा हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, डीएनए बने चाहे आरएनए, किस प्राइम से बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसमें देखिएगा 2 स्ट्रैंड बन रहा है, एगो देखिए लगातार बनते रह जाएगा, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। देखिए लिखे लीडिंग स्ट्रैंड लगातार बनती है, ये लगातार बनते रह जाएगा। और दूसरा क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड, जिसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बनता है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट।
ध्यान से सुनिए, ये जो छोटका छोटका बन रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और फाइनली क्या होगा, टर्मिनेशन, यानी कि ये पूरा बन जाएगा, एकरा में तो कोई दिक्कत है ना, लगातार बन जाएगा। और ये सब जो है, ये छोटका छोटका जो टुकड़ा ओकाजाकी फ्रेगमेंट, इसको क्या करेगा, डीएनए लैगेज, जिसको हम लोग मोलिकुलर ग्लू के नाम से जानते हैं, यानी कि गम के नाम से जानते हैं, इसको आपस में जोड़ देगा और फाइनली स्ट्रैंड बन जाएगा। तो देखिए क्या लिखे, लैगेज एंजाइम ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ता है और अंत में 2 समान डीएनए अणु बन जाता है। जैसे हम आपको यहाँ बना के दिखाए थे, फिर से बना के देखा। देखिए ये ब्लैक आपस में अलग हो गया था, जब सारा प्रक्रिया हो जाएगा तो ये बन के अलग हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो देख रहे हैं, इससे एगो नेका स्ट्रैंड बन गया, फिर एक से एगो नेका स्ट्रैंड बन गया। तो कुछ इस तरह से क्या होता है, डीएनए एप्लीकेशन होता है। तो देखिए नोट में हम 2-4 पॉइंट लिख दिए हैं, याद रख लीजिएगा। डीएनए रेप्लिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए देखिए 2-4 बात क्या लिखे हैं डीएनए रेप्लिकेशन से संबंधित। देखिए क्या लिखे हैं, डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के यूनिट को हम लोग रेप्लिकोन कहते हैं, यानी कि एगो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा उसको हम लोग क्या कह देते हैं, रेप्लिकोन कह देते हैं। प्रोकैरियोटिक में एक एगो रेप्लिकोन होता है, यानी कि एक ही क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, उसका तो छोटका डीएनए होता है, बस एक जगह से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, खटाक से का डीएनए बन जाएगा, उस क्रम कोई टेंशन नहीं। तो प्रोकैरियोटिक में याद रखिएगा सिंगल रेप्लिकोन उपस्थित होता है, जिसको हम लोग मोनो रेप्लिकोनिक कंडीशन कहते हैं। मोनो मतलब एक, रेप्लिकोनिक मतलब क्या, रेप्लिकोन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम लोग कहते हैं मोनो रेप्लिकोनिक कंडीशन। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, मेनी रेप्लिकोन उपस्थित होता है, यानी कि ढेर सारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उपस्थित होगा, जिसको हम लोग मल्टी रेप्लिकोनिक कहते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, वही उसी को कहते हैं जहां से हेलिकेज जाएगा उसको खोलना शुरू कर देगा मतलब जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। उसको देखिए हम क्या लिखे हैं, जो इक्वलाई होता है इसमें 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होता है, सबको पता है, हम शुरू में ही बताएं। इसमें जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है 1820 मिनट में पूरा हो जाता है। कहने का मतलब क्या, डेट इज स्पीड ऑफ 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, यानी कि आप आंख बंद करिएगा, यानी कि गुड मॉर्निंग का मैसेज टाइप करिएगा, वैसे पहले क्या हो जाएगा, 2000 बेस पेयर बनके तैयार हो जाएगा, यानी कि इसमें बहुत फास्ट क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग डीएनए रेप्लिकेशन को अच्छे से समझे होंगे। आज जो हम लेक्चर लिए हैं उसको आप अच्छे से समझे होंगे। आपका एग्जाम डेट भी आ गया, जो क्लास 12th में उनका एग्जाम डेट आ गया 2 फरवरी से होगा, जो 10th में 17 फरवरी से होगा। तो आप लोग अच्छे से एग्जाम का तैयारी करते रहिए, और हमारा भी एग्जाम का डेट आ गया है आप लोग से, लेकिन मेरा पहले हो जाएगा, तभी हम थोड़ा उसी में बिजी चल रहे हैं, लेकिन आपका लेक्चर अपलोड होते रहेगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयारी करिए। पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ आपको काम देने वाला है नहीं, जो भी आप इधर उधर फालतू की चीज़ में पढ़े हैं वो कुछ काम आएगा नहीं। जब आप आगे जाइएगा, कंपटीशन का तैयारी करिएगा, वहाँ आपको रियलाइज़ होगा कि पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ काम ही नहीं आया, जितना मटर गश्ती किए सब तो पीछे ही रह गया। तो मस्ती करने के साथ साथ अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी देते रहिए। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।